सर्टिफिकेट जमा करते करते 80 से 90 सर्टिफिकेट जमा हो गए थे। मैं सोचा इसे क्या करूं, या तो मैं इसको माला बना के गले में टांग दूं, या तो आग लगा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ काम करते, जो काम से क्वेश्चंस मत पूछो कि 4-5 साल बाद तुम अपनी कंपनी को क्या करोगे, मुझे कल नहीं पता है, मुझे कल नहीं पता है, मुझे कल नहीं पता क्या। Hello, sir, and welcome to the podcast. थैंक यू सो मच हिमांशु। मतलब थोड़ा सा ऑडियंस को एक ब्रीफ दे देता हूँ। सर ने पॉडकास्ट हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहता है हमारा जनरली ऑडियंस के साथ। सो सर ने पहले भी अपनी कंपनी बिल्ड कर रखी है, अभी वो एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है। उनकी जो अपनी कंपनी है सबसे बड़ी बात, उसकी स्टोरी अलग है थोड़ी सी। मैंने आपका नया वाला आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें आपने पिच करा, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप पे गए, कैसे अभी $1 मिलियन का ARR हिट कर रहे हो और वो सारी चीज़ें। और साथ में इन्होंने अपने कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं कुछ रिनाउंड कंपनीज में, जैसे ड्रिंक प्राइम, जिनका आपने पीछे भी पॉडकास्ट सुना होगा मानस सर के साथ। सर हमारा उनके साथ पॉडकास्ट आया हुआ है। सो वो हैं, और बाकी सारी कंपनीज बहुत सारी हैं। सिंस ये सिर्फ एज एन इन्वेस्टर नहीं, एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी आते हैं। सिंस ये काफ़ी नॉलेज पोजेस करते हैं चीज़ों के बारे में, बूटस्ट्रैप एक कंपनी बनाने के बारे में जो कि $1 मिलियन तक ARR में जाती है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। तो इस सारी चीज़ों में अनफोल्ड करेंगे सर को थोड़ा सा इस पॉडकास्ट के अंदर। सो वेलकम सर, या अगेन। थैंक यू सो मच हिमांशु। बहुत ही अच्छा लगा इंट्रोडक्शन देख के, और ये भी जिस कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया वो ऑलरेडी पॉडकास्ट में आ चुके हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बात है एक्चुअली। कूल। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी से। मैंने तो आर्टिकल पढ़ लिया था, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने नहीं पढ़ा होगा फ्रैंकली बताऊं तो, क्योंकि कई ऑडियंस आपको फॉलो करते हैं, कई हमारी कॉमन ऑडियंस भी है, सेट ऑफ ऑडियंस जिसके साथ भी हम पिच टेक्स्ट में गो थ्रू आ जाते हैं कि हम कौन है और कई ऐसी भी है जो नहीं है हमारे लिए अभी। तो नई ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा अपना वही मतलब एक जिस्ट में अगर अपनी जर्नी बताना चाहें तो कैसे, मतलब आपकी जर्नी रही, क्या चीज़ें रही स्टार्टिंग में? जरूर 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 सर। तो मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। 2015 में आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग। सो 2015 आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग फ्रॉम एसआरएम सिटी। तो पहले मुझे फर्स्ट ईयर में ऐसा लगा था कि डेफिनेटली यहाँ पर आए, पैसे बहुत लग रहे हैं, पापा के बहुत पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करके अच्छी खासी जॉब लेनी है, कि सबका वही सपना है कि 15-20 लाख रुपए जॉब कॉलेज में लग रहा है तो सैलरी अच्छी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर तो पढ़ाई में अच्छे निकल गया, बट समझ में नहीं आ रहा था, डेफिनेटली मेरे को उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था इंजीनियरिंग में। बट सेकेंड ईयर एक्सीडेंटली मैंने इंटर्नशिप में अप्लाई किया, एंड वो एक मार्केटिंग इंटर्नशिप थी, बट मुझे वो पसंद आने लगी। साथ ही साथ मैंने क्या किया कि डेफिनेटली दूसरे इंटर्नशिप से मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो भी मुझे नजर आती। ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक, बट हाँ कोई भी टेक डोमेन से रिलेटेड नहीं था, जो कि मैं आईटी बैकग्राउंड से था, बट वो कोई भी डोमेन से रिलेटेड नहीं था, मेरा सब वर्क फ्रॉम होम। एंड मैंने 43 इंटर्नशिप्स की पूरे एक साल में वर्क फ्रॉम होम। तब मुझे वहां पर दो चीजें रियलाइज हुई। एक, कंपनी की दिक्कतें बहुत है इन टर्म्स ऑफ लोगों से काम करवाने का, क्योंकि उनको राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग उनको लोग हायर करने पड़ते हैं, फिर मैनेज सॉर्टलिस्ट आज में मैनेज करने के लिए पूरे रिसोर्स चाहिए होते हैं अपनी कंपनी के एंड पे। उसी चीज में कंपनी अटक के रह जाती है। साथ ही साथ जो इंटर्न्स काम कर रहे थे उनको कुछ डिसएडवांटेज भी थे कि उनको टाइमली सर्टिफिकेट, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा नहीं मिल रही थी, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। देन आई थॉट कि लेट्स मेक अ प्लेटफॉर्म कि जहां पर मैं लोगों से काम लाऊं इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, एंड बाकी जितने इंटर्न्स हो गए या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए उनके साथ काम कराऊं। तो मैंने जितने लोगों से काम किया उन सब लोगों को मैं पूछा जाकर कि यस, कि मैं ऐसा अगर इस मॉडल पे वर्क करें तो क्या यू आर गोना वर्क विद मी। मैंने ग्रुप बनाया 100 या 150 लोगों का, एंड फिर मैं उन कंपनीज के पास गया जिससे मेरी अच्छी रिलेशन थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। मैंने उनको अल्टीमेटली आपको इंटर्न्स हायर करने और आपको काम करवाना है, तो वही काम आप मुझे दे तो मैं इनसे करवा लूंगा। तो उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, गूगल शीट्स थे, उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक साल मैंने काम किया लगभग बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के साथ, 10 से 12 कंपनी के साथ। रेवेन्यूज भी हुए, लॉस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए, सब हुए। बट मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरह से ये स्केल नहीं कर पाएगा। जब मैं 4th ईयर में एंटर किया तो मुझे लगा कि हाँ प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बट प्रोडक्ट बनाने से पहले मैंने पैसे जमा कर लिए थे जितने मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, कि मैंने जितने पैसे कमाए उससे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। बट दिक्कत वहां पर वो थी कि मैं जितने पैसे कमाया हूँ मैं उसको डुबाना नहीं चाहता था। तो मैंने 4,000 से 5,000 लोगों से सर्वे किया कि जो मैं सोच रहा हूँ अल्टीमेटली जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, 500-600 लोगों के अलावा भी क्या लोग ये चाहते हैं कि ये मॉडल बने, क्या इस तरह का चीज कोई आए तो उसको यूज करेगा कि नहीं। डेफिनेटली ये पैसे कमाने का ऐप होता है, डेफिनेटली पीपल विल अपस्किल देमसेल्फ, पीपल विल अर्न मनी, सो दैट इज वन थिंग कि मुझे इतना पता था कि ये चल जाएगा। बट मुझे पूरा 100% श्योर होना था, रादर 1000% श्योर होना था, क्योंकि मैं पैसे लगा रहा हूँ, डेफिनेटली प्लेसमेंट में बैठा नहीं, अब कोई उपाय नहीं है।
तो फिर मैंने देखा कि इतने लोगों से सर्वे किया एंड देखा कि पॉजिटिव रिजल्ट है, तो हमने बनाना स्टार्ट किया। 3 महीने में हमने ऐप बनाई, 3 महीने हमने टेस्ट किया। जब मैं कंप्लीट हुई मेरी कॉलेज मई 2019, जून 2019 में हमने लॉन्च किया था। एंड फिर उसके बाद से ये पूरे पिक्सल की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड पहले साल तो हमें सिर्फ लाइक 10,000 डाउनलोड्स मिले थे। पहले साल मैंने लाइक फंडिंग उठाने के लिए गया था, मैं सितंबर अगस्त पूरा एकदम मैंने जम के फंडिंग लेना चाहिए थी। डेफिनेटली उस समय कोई रेस्पॉन्स नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैक्शन कम था, बैकग्राउंड में कोई नहीं था, ना ही टीम अच्छी थी। But that all thing happened. But I thought, yes, let's keep working, and then we scaled a lot. Second year of the journey when we entered into Corona, जो मार्च के बाद कोरोना आना स्टार्ट हुआ, वो ईयर हमारे सबसे बढ़िया हुआ था। हमने नहीं भी करते करते 5 to 6 करोड़ का रेवेन्यू किया। 300K यूजर्स हमने न्यू यूजर एक्वायर किए। कोई भी एक्विजिशन कॉस्ट नहीं, कुछ भी मार्केटिंग नहीं, क्योंकि सब लोग घर में बैठे थे और सबको करना था काम और सबको कमाने थे पैसे। तो उस समय लोगों को ये ऐप दिख गया, प्ले स्टोर की रैंकिंग्स में ऊपर चली गई और साथ ही साथ बहुत सारे डाउनलोड्स आ गए, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, लोगों ने पैसे कमाना स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली कंपनीज को भी लोग चाहिए थे जो घर बैठे उनका काम करते और सस्ते में काम करे, ऐसा भी नहीं कि जो महंगे में काम करे। तो वो टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा गया। देन उसके बाद we kept on growing and just उसके बाद ऊपर नीचे तो डेफिनेटली लगा रहता है। That's about Pixel, that's about the story. कूल। एक क्विक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने कहा आपने 43 इंटर्नशिप करी थी एक साल में। मैंने अपने आसपास तो नहीं देखा किसी को, लेकिन आपने दूसरों बच्चों की मदद करी ये सब चीज़ें गिग्स वगैरह में, तो आपने किसी को देखा कि उसने 43 करी हो आप किसी को? तो हुआ क्या था ना, एक्चुअली वो 2017-2018 के टाइम पे, रादर 2016-2017 का टाइम था। तो उस समय इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान था। एक्चुअली उस समय कंपनीज न्यू स्टार्टअप्स शुरू हो रहे थे और हर किसी को 2 तरह के इंटर्न्स चाहिए होते थे, कैंपस एम्बेसडर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इन तरह के लोग उनको चाहिए होते, तो मैं हर जगह जाके अप्लाई करता था। अभी आज के टाइम पे ये सिंप्लीफाइड हो गया है, ना ही ये तरह के इंटर्नशिप चलते हैं, ना ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है कंपनीज के लिए ऑपरेट करना। पहले बहुत आसान हुआ करता था कि लोग फ्री इंटर्नशिप बहुत करवाते थे। तो इस तरह की चीजें उस वक्त के चलते थे। 2022 में आप बोलोगे आगे किसी बच्चे को कि फ्री की इंटर्नशिप कर ले, उल्टा आपको जूते मार के भगाएगा। तो उस तरह की चीजें अब बंद हो चुकी है। तो उस वक्त इंटर्नशिप मिलना आसान था। So that's the reason I able to do 43. अभी के टाइम में 43 क्या कोई 4 कर ले बहुत बड़ी बात है। तो वो एक चीज मैंने नोटिस की है। तो मैं हर किसी इंटर्नशिप में घुस गया था, मेरे पास सर्टिफिकेट जमा करते करते 80 से 90 सर्टिफिकेट जमा हो गए थे। मैं सोचा इसे क्या करूं, या तो मैं इसको माला बना के गले में टांग दूं या तो आग लगा देता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ काम करते जो काम सीखा है, तो क्योंकि सर्टिफिकेट काम आने वाले नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि चलो यस, अभी के टाइम पे इट्स डिफिकल्ट, बट या थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड करने से डेफिनेट इंटर्नशिप भी मिलती है और डेफिनेट कंपनीज को भी चाहिए होती है कि हाँ मुझे अच्छे लोग मिले, जो काम करने वाले लोग मिले। क्योंकि आजकल के स्टार्टर्स में ये हम लोग नहीं ढूंढते कि हमें स्किलफुल लोग चाहिए, हमें माइंडफुल लोग चाहिए होते हैं। हमें रादर देन कि जो लोग आके पूरा अपना ज्ञान दे, बट हमें वो आके काम करे, वो ज्यादा मैटर करता है। वो एक शिफ्ट है। डेफिनेटली लोग काम करते रहते हैं और उसके हिसाब से उनको जज किया जाता है और उनको ग्रो भी करते हैं। सो दैट्स द वन थिंग। बट यस, अभी के टाइम पे इट्स डिफिकल्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स हैव बीन क्लोज्ड नाउ, क्योंकि कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स अब नहीं चलते, पहले बहुत चलते थे। ई सेल्स में चलते हैं बस। ठीक है, बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम इट एक और क्विक क्वेश्चन। पॉडकास्ट थोड़ा ऐसा ही रहता है, मतलब इट्स नॉट सीरियस थिंग, पूरा कन्वर्सेशन, जोक, मजे मारेंगे, पूरा बढ़िया था, ठीक है। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन। मैंने ये भी चीज़ भी देखी है, नोटिस करी है, और कहीं पॉडकास्ट में सुनी है और कहीं ट्विटर पे भी पढ़ी है। इंजीनियर्स थोड़ा इंजीनियरिंग की जगह मार्केटिंग में ज़्यादा फोड़ रहे हैं। सो उसका कैसा आपका टेक है कि आपने भी मार्केटिंग वगैरह में करा? तो ऐसा नहीं है। मेरे बैच में मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आइदर MBA कर रहे हैं, आइदर वो देश छोड़ के बाहर पढ़ने चले गए हैं, या वो यहीं पर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं टेक कंपनीज में। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, म्यूजिकमा हो गया, बहुत सारी कंपनीज है। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बैच और अपने आसपास के लोगों को ये 3 चीज करते हुए बहुत देखा। मेरे बैच से मैंने अभी तक और किसी को नहीं देखा कि जो स्टार्टअप कर रहा हो। तो मैंने वो तो नोटिस अभी तक कर लिया कि 2019 वाले बैच से जो निकला अभी तक कोई स्टार्टअप कर रहा हो, या तो कोई स्टार्ट करने वाला है, मैंने सुना नहीं। तो वो एक चीज है। ऐसा नहीं, ऑब्वियसली मार्केटिंग साइड में चले जाते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करते हैं और उसके बाद वो उस वाले लाइन पे चले जाते हैं। बट टेक वाले लोग भी बहुत हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ मेरे बैच से, तो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कोई नहीं है, लोगों का अपना
वो चॉइस है कि वो किस फील्ड में गुजरना चाहते हैं, किस तरह से जाना चाहते हैं। बट ये मैं 3 मेजर शिफ्ट ये देखता हूँ कि ऑब्वियसली या तो यूएस एमएस करने चले जाते हैं या फिर एमबीए इंडिया में करते हो या डेफिनेटली जॉब कर रहे हैं। तो ये अपना अपना टेक है उन लोगों का। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, उसमें हो गया था, मैं सेम सवाल नहीं पूछूंगा, वो उसका आंसर उसने अजीब गरीब सा दिया था गेस्ट ने। उसने उससे पूछा इंजीनियर्स के साथ सीन क्या होता है, क्या उन्हें अपनी पढ़ाई समझ नहीं आती या फिर उन्हें दूसरों की पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जो सारी जगहों पे फैल जाते हैं। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट, सिंस अब आपने एक अच्छा खासा बूटस्ट्रैप स्टार्टअप बिल्ड करा, पिचिंग के लिए भी आप गए थे बहुत बारी, आपने जैसे बताया। उसके अलावा जैसे आपने बताया टीम हायरिंग में दिक्कत होती है, तो जब आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे तो उसमें आपको कितनी दिक्कत आ रही थी टीम हायरिंग में, क्योंकि इनिशियल डेज में तो आपके पास भी ऐसा कोई टूल अवेलेबल था नहीं। मुझे दिक्कत आई नहीं, ये सबसे अच्छी चीज थी। द रीजन बीइंग मैंने स्टार्ट करने से पहले 2 साल ऐसे ही काम किया। मैं कंपनी स्टार्ट करने से पहले 2 साल लोगों से बात करता था, बहुत सारे लोगों से जब इंटर्नशिप की तो लोग अच्छे फ्रेंड्स बने, दूसरे कॉलेज से फ्रेंड बने, तो उनसे ज्यादा दोस्ती होने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि वो काम कर पाएगा कि नहीं। सो वहीं से 4-5 लोग ऐसे थे जो पहले टीम मेंबर्स बने थे। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, जो मेरा ऐप बनाया था वो मेरे फ्लैटमेट ही थी एक्चुअली। तो 2 लोग फ्लैटमेट्स थे, एक डिजाइनर एक डेवलपर। वो दोनों के साथ मिलके मैं बैठ के खुद ब खुद, ऑब्वियसली मैं डेवलप नहीं करता हूँ, बट मैं सामने बैठ के वो देखते रहता था कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और मैं बोलता रहता था उनको ऐसे बनाना है। तो वो एक एडवांटेज था कि मुझे लोग मिल गए थे थोड़ा जल्दी इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स, क्योंकि मैं पहले से तय कर लिया था कि हाँ मुझे डेवलपर्स पहले ढूंढ के रखने हैं, और वो मुझे तुरंत मिल गया। और इन टर्म्स ऑफ टीम मेंबर्स मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग अ टीम मेंबर। द रीजन बीइंग कि इतने सारे लोगों ने काम किया है एज एन इंटर्न और या फिर किसी और द अदर वे से। आज मैं कोई भी इंटर्नशिप पोजीशन डालता हूँ इन टर्म्स ऑफ नॉन टेक डोमेन्स, तो उसमें तुरंत हायरिंग हो जाती है। तो वो एक कभी भी चैलेंज नहीं आया। इट्स मोर अबाउट बीइंग कनेक्टेड टू पीपल हु वांट टू वर्क विद यू। तो इससे थोड़ा बेनिफिट होता ही है हमेशा। ये चीज़ है, ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अपने को भी हम जैसे हायर करते थे पिछले स्टार्टअप के लिए, तो अपने को तो थोड़ी शुरुआत में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अपने को पे करने को नहीं था उनके पास लेकिन ठीक था उस समय पे भी। मैं ये चीज़ कहूँगा, हाँ मैंने इनिशियली भी 15 लोगों की अनपेड इंटर्न्स की टीम बिल्ड करी थी, जो कि एक्चुअल में स्किल्स लेके गए थे। मतलब ऐसा होता था कि वो मेरे पास आते थे अनपेड पे, लेकिन जब मेरे बाद की अगली इंटर्नशिप होती थी तो मैं ये इंश्योर करता था कि वो उनकी पेड लग जाए। सो दे आर लाइक कि इन एक ट्रेनिंग पीरियड में उसके बाद हो जाएगा सेट। तो अभी भी जितने पिछले स्टार्टअप के जने थे टीम मेंबर्स, मोस्टली दे आर डूइंग समथिंग, लाइक कोई फ्रीलांसिंग में घुस गया, कोई वीसीज में घुस गया, कोई अपना एमबीए के लिए निकल लिया। सो दे आर गॉट समथिंग और द अनदर। सो दैट आई फाउंड लाइक बेस्ट पार्ट रहता है स्टार्टअप्स का। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको 3-4 साल हो गए हैं अभी पिक्सल को बिल्ड करते हुए, तो आजकल के कुछ स्टार्टअप्स वो भी होता है कि उन्हें जेप्टो बनना है 6 महीने में ही, 8 महीने में ही, 1 साल में ही। सो उसका क्या टेक है आपका? तो ये फाउंडर का पर्सपेक्टिव है कि उनको आते ही वैल्यूएशन गेम खेलना है या वैल्यू गेम खेलना है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो जेप्टो बन रहे हैं वो स्टार्टअप अच्छे नहीं है, बट वो कंप्लीटली माइंडसेट होता है कि आप किस तरह से उतर रहे हो मार्केट में। मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ कि पेरेंट्स भी लाइक पापा भी बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको प्रॉफिट करते हुए देखा हूँ, मैं देखा हूँ कि वो कैसे पैसों से पैसा बनाया है। तो मैं वो चीज के बैकग्राउंड से आया हूँ, और मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ कि मेरे पास खुद बहुत पैसे थे। तो मैं जब भी ये काम करना स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग से नोटिस किया कि ये इस मॉडल में हम लोग पैसे बना सकते हैं, और मुझे ज्यादा पैसे चाहिए नहीं। डेफिनेटली पैसे चाहिए होते हैं, बट मुझे उतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो मुझे उतना रियलाइजेशन हुआ। डेफिनेटली उसमें अब ये चीज आती है कि कंप्लीटली माइंडसेट क्या है आपका, किस तरह से आप अप्रोच रखना चाहते हैं अपना, किस तरह से आप अपनी कंपनी को रन करना चाहते हैं। कुछ मॉडल्स और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वो बहुत कैश रिच होता है, उसमें बहुत पैसे चाहिए होते हैं बिल्ड करने के लिए। जेप्टो इज वन ऑफ देम, तो उनको बहुत पैसे चाहिए ही होंगे उस मॉडल को बिल्ड करने के लिए। तो वो एक अलग है और उनका अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच अलग है इन टर्म्स से कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना है, मुझे रेवेन्यू चाहिए और मुझे स्टेबल रहना है। और सबसे एंड वो चीज रहती है कि मेरे सर पे आके कोई ना बैठे। तो वो सबसे बड़ी चीज मेरे लिए इन द एंड ऑफ द डे वो रहती है कि मेरे से रात में जब मैं सोने जाऊं मुझसे कोई ये नहीं बोले कि कल मुझे MIS चाहिए, MIS रिपोर्ट चाहिए, मुझे वो नहीं भेजना है मुझे। मैं खुद भी कितने सारे स्टार्टअप्स में फंडिंग कर चुका हूँ, इतने सारे स्टार्टअप्स से कनेक्टेड हूँ। मैं कभी किसी से ये नहीं बोलता कि मुझे रिपोर्ट शेयर करो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 लोग मांगने के लिए ऑलरेडी बैठे रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है वो भी काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली यस, ये ऑब्वियसली फाउंडर का होना चाहिए। किसी भी फाउंडर का अगर वो किसी से इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो उसको अपडेट देना ही चाहिए,
ऑब्वियसली वो एक रूल बनता है या फर्ज बनता है किसी भी फाउंडर Responsibility, का अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट देना। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए शायद मैंने नहीं लिया इन्वेस्टमेंट, और या तो फिर मुझे लगा कि चलो ऐसे ही ठीक है, जैसे चल रहा चलने दो, तो अभी वो वाला अप्रोच है। आने वाले समय में अगर मैं कुछ स्टार्टअप करूँ, डेफिनेटली मैं हर जगह कहीं ना कहीं तो दिखता रहता हूँ कि मैं आने वाले टाइम पे अपने अगले स्टार्टअप को मैं बूटस्ट्रैप नहीं रखने वाला हूँ, पहले पैसे उठेंगे तब जाके मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली वैसा अप्रोच मेरा बदल सकता है कि आने वाले स्टार्टअप्स में डेफिनेटली विद द टाइम, विद द इंडस्ट्री और विद द बिजनेस मॉडल्स इट विल कीप ऑन चेंजिंग। बट यस, विद द इन दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप पिक्सल में मैं कभी पैसे नहीं उठाने वाला हूँ, ये मैंने सोच लिया है। अगर बंद करूँ, बेचूं, ऑपरेट ना करूँ, दैट इज सेकेंडरी, बट इसमें रेज नहीं होगा। कूल कूल कूल। और आपने यहाँ पे ये भी बात करी कि आप वैल्यू और वैल्यू क्रिएशन वो वैल्यूएशन दोनों अलग चीज़ है, तो थोड़ा सा उस पर भी आते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के पीछे कई मैंने जने देखे हैं, बल्कि मैंने एक ऐसा स्टार्टअप देखा था, हमने उसे फंड नहीं करवाया था, वी पास्ड ऑन दैट एंड वी आर सो ग्लैड, क्योंकि वो स्टार्टअप फ्रेंडली, फाउंडर फ्रेंडली तो था, लेकिन इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं रहा वो स्टार्टअप। एक्चुअल बाद में फाउंडर ने पैसे लेके बंगला ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फॉर्च्यूनर आ गई या तो वो सब सीन चला उनका, और उनको काफ़ी दबा के फंडिंग मिली, रीज़न बीइंग प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, तो वो सीन था उनके साथ। अब स्टार्टअप का कुछ नहीं है, दे आर लाइक शेल कंपनी कह सकते हो, या कुछ नहीं कर रही कंपनी, या कुछ कर रही है तो मतलब कुछ आ नहीं रहा ग्रोथ। फाउंडर का मेन पर्पस ही फंड रेज करना हो गया था, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, आई फील लाइक कि अच्छा नहीं गए उस साइड। बट अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे आपने जो कहा वैल्यू देना मार्केट में और वैल्यूएशन बढ़ाना मार्केट, सो अरंट दे लाइक को करेंटली चलते हैं दोनों, कि अगर वैल्यू दे रहे हो तो फिर वैल्यूएशन तो बढ़ती ही है? देखो, दोनों चीज पैरेलली कनेक्ट होता है, ये तो हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि आज जो कंपनी मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन में वो कुछ नहीं कर रही है। ज़ेरोधा जैसी कंपनी हो गई है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसने यूनिकॉर्न बनने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल है, कुछ स्टार्टअप में दिमाग में आने रहती, तो ऐसा नहीं है। फ्रेशवर्क्स के साथ कुछ होता है कि आप जल्दी आप बस अपना वैल्यूएशन इंक्रीज कर रहे हो, तो वो हम लोगों को मार्केट में ऑलरेडी दिखता है कि वो क्या कर रहा है। बट ये भी तो होना चाहिए कि यहाँ कि उसके ग्रोथ कैसा है। डेफिनेटली ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, बट इन द एंड लॉन्ग रन में क्या होगा, वो अभी 2 साल में अगर कोई तुरंत से वो कंपनी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, तो लोगों के मन में भी ये आता है कि क्या हुआ अचानक से। तो एक वो मॉडल है जहां पर आप काम करते जाते हो, आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती जाती है, तो एक वो मॉडल है। तो ये कंप्लीटली अप्रोच पे है, वो कैसे कर रहे हैं। किसी अप्रोच में दिख जाता है कि वो क्या करने आया है, किसी अप्रोच में हमें दिख जाता है कि वो क्या नहीं करना चाहता है, तो उस तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है, मैं हमेशा यही जानता हूँ, चाहे वो बूटस्ट्रैप रखे, चाहे वो वैल्यू क्रिएट करके वैल्यूएशन बढ़ाए, चाहे वो पैसे रेज करके वैल्यूएशन बढ़ाए, या फिर कहानी बोल के वैल्यूएशन बढ़ाए, या कहानी बोल के फंडिंग उठाए। कंप्लीटली अप्रोच है, पर्सनल चॉइस है। मैं कभी भी इसके लिए ये नहीं बोलता हूँ कि जो वो कर रहा है तो ऐसा मुझे भी करना चाहिए। बट सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि जो नए फाउंडर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ उस टाइप के स्टार्टअप से ही हम लोग सीखें जो आज यूनिकॉर्न है। उन स्टार्टअप से वो सीखना चाहिए उनको जो आज प्रॉफिटेबल भी है, जो विदाउट रेजिंग यूनिकॉर्न बने हैं। ज़ेरोधा इज वन अमंग देम, ज़ोहो इज वन अमंग देम। तो उस टाइप के स्टार्टअप्स का भी अप्रोच फॉलो करना चाहिए जो नए फाउंडर्स आ रहे हैं मार्केट में। सिर्फ उन्हीं को अपना आइडियोलॉजी नहीं बनाना चाहिए कि जो सिर्फ यूनिकॉर्न और जो पूरा एकदम लग्जरी में जी रहे हैं। डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं, हर किसी को फॉलो करो, चेक करो कि तुम्हें क्या चाहिए, बेस्ड ऑन दैट अपना अप्रोच। दैट्स एब्सोल्युटली एग्री। मेरे ख्याल से जिसके लिए जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो उसको बढ़ाने में लग जाता है। अगर कोई वैल्यू देना चाहता है तो वो वैल्यू को बढ़ाएगा कि मैं अपने कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ाऊं। कोई वैल्यूएशन बढ़ाना चाहता है तो वो वैल्यूएशन बढ़ाता है। दैट्स ट्रू। इसी के साथ सर, इसी से इंटरलिंक्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ये मेरे साथ बहुत होती है। कई बार स्टार्टअप्स के मैसेजेस आते हैं कि वी आर बिल्डिंग दिस 450x रिटर्न, 5 ट्रिलियन की मार्केट, 2 साल में रिटर्न मिलेगा। आपके पास भी आते होंगे, तो क्या कहोगे ऐसे फाउंडर्स को और क्या इनको करना चाहिए? मैं एक्चुअली फ्रैंकली अपना ओपिनियन तो मैं ज्यादातर उन टाइप के मैसेज में मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। मैं मोस्टली इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि उस कुछ पॉइंट नहीं बनता है कि मैं अभी कुछ रिप्लाई करूँ, या फिर मुझे जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि उसके पीछे तो कोई मतलब नहीं बनता है कन्वर्सेशन का। तो मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, बट मैं अपना पार्ट में मैं मैक्सिमम टाइम इग्नोर कर देता हूँ इस टाइप के मैसेजेस, क्योंकि जहां तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि वो क्या चाहता है, सेकेंडली वो क्या करना चाहता है मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और मुझसे क्या चाहिए उसको वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे कन्वर्सेशन में क्या करूँ। इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि वो इग्नोर करते हैं, कन्वर्सेशन ही खत्म होता है।
that's the only take which I do on this. सही है। मैं भी जनरली इग्नोर ही करता हूँ। कभी कभार होता है कि कि कोई फाउंडर आ गया और कॉलेज हाँ, और झगड़ा स्टूडेंट करने का मन कर रहा है तो रिप्लाई करेंगे। झगड़ा करने का कह सकते हो, एक वो भी रीजन रहता है कई बार। अपार्ट फ्रॉम इट मेनली जैसे कई बार कॉलेज स्टूडेंट आ जाता है तो कई बार लगता है ना कि मैं उस स्टेज में था कभी। वो अगर हाँ वो ज्यादा ही बोल रहा है कि 800x रिटर्न ये वो ज्यादा ही वैसा लिख के दिया है, तब तो मैं इग्नोर ही मारता हूँ। लेकिन अगर कुछ लग रहा है कि कुछ करा जा सकता है तो उसके साथ एक बार मीट पे आ जाते हैं, उसको समझा देते हैं, वैसे वाला सीन। तुम्हारी अच्छी समाज सेवा करो। और अपार्ट फ्रॉम इट ये फाउंडर्स के लिए ये कि कि ऐसे मत अप्रोच करा करो भाई। पहले एक बार चीज़ को देखा करो, मार्केट में जाके टेस्ट करा करो, बिल्ड करा करो चीज़ें, और फिर उसके बाद अप्रोच करा करो। यहीं पे सर आपने एक चीज़ और बोली कि फाउंडर को आपसे क्या चाहिए। सो जनरली ज़्यादातर फाउंडर, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स मेनली कहूँगा, उनका रहता है इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, उनको और कुछ पता ही नहीं इन्वेस्टर क्या वैल्यू ऐड दे सकता है। तो उसमें आप कैसे उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हाईलाइट करना चाहे कि और क्या फाउंडर को एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखो मेरे तरफ जब जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जो लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि इस इंसान को सिर्फ पैसे के लिए मैसेज नहीं करना है। कुछ लोग पैसे के लिए भी मैसेज करते हैं, डेफिनेटली उनका मैसेज करने का तरीका अलग होता है, तब मैं उनसे बात करता हूँ। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए मैसेज नहीं करते हैं। तो एक तरीका लोगों को समझना चाहिए कि जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए मैं उसको समझ लेता हूँ कि वो इंसान क्या कर रहा है और उसने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, वो उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया है। और मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो अपने बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर से जरूर पोस्ट लिखते हैं लिंक्डइन पे, चाहे आप लिंक्डइन में अगर अप्रोच कर रहे हो तो उस तरह का आपको 5 मिनट कम से कम उनके प्रोफाइल को देखना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट उनको उसको मैसेज, आप अगर एक तरह का मैसेज बनाए हो और 100 लोगों को वो पेस्ट कर रहे हो तो आपको उस तरह से रिप्लाई नहीं आएंगे। मैं हमेशा हर किसी को यही समझाता हूँ, जिसको भी अप्रोच कर रहे हो चेक करो कि वो क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या और वो किस तरह के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और वो क्यों कर रहा है, और साथ में वो स्टार्टअप्स को उनसे क्या मिल रहा है। बेस्ड ऑन दैट अगर आप किसी को मैसेज करते हो तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है इन टर्म्स ऑफ ब्लैंक मैसेज कि मैं इस कंपनी से हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मार्केट में हूँ और मैं इतना पैसा रेज कर रहा हूँ। तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप वो चेक कर लोगे कि इस इंसान से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। डेफिनेटली मनी इज द ड्राइविंग फैक्टर, उसके लिए तो लोग को मैसेज करना ही चाहिए, दैट्स नॉट एन इशू, बट वो भी चेक करना चाहिए कि वो क्यों उसको मैसेज कर रहा है। ये बात है। बल्कि जैसे आपने बताया एक्टिविटी सेक्शन में जाके वो चेक कर सकते हैं, और कई बार तो ये भी होता है कि मैं ये भी सुनता हूँ स्टार्टअप से वो इन्वेस्टर मैसेज नहीं कर रहा और फिर मैं उनको कहता हूँ एक्टिविटी सेक्शन में जाके देखो वो प्रोफाइल डेट होती है। तो वो चीज़ भी उन्हें चेक करनी चाहिए कि इन्वेस्टर एक्टिव भी है नहीं है। कई बार इन्वेस्टर्स एक्टिव भी नहीं होते उस स्टेट में, या फिर वो किस इंटरेस्ट में है। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें चेकआउट करके उनको मैसेज करना चाहिए। अब सर जितनी भी अभी हमने बात करी, इट वाज कि स्टार्टअप्स को कैसे बिल्ड करना चाहिए, हायर करना चाहिए, अराउंड इट थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट साइड पे लेके चलते हैं। कि जैसे अगर किसी को मेरी जितनी भी ऑडियंस रहती है जो देखती है जनरली, वो होते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो नया इंटरव्यू कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं, या फिर अभी जस्ट वीसी में एंटर करना चाहते हैं। दीज 3 काइंड ऑफ पीपल, कॉलेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स एंड वीसी न्यू एंट्रीज। सो ये मेरी ऑडियंस रहती है मोस्टली। सो जो अभी आप स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, सो आपकी पहली कभी इन्वेस्टमेंट रही होगी जो आपने पहले सबसे पहले डाली होगी। सो उसके पीछे कैसे, मतलब कैसे कन्विक्शन आया, कैसे उस समय एनालाइज करी चीज़, और कैसा उस स्टार्टअप में परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो मैंने सबसे पहले स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था वो विद्याकुल है। तो एक तो मैं उसके फाउंडर मुझे बहुत पसंद आया, गुजरात से, मैं उनको जानता भी था, तो डेफिनेटली वो एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर था। सबसे सेकंड चीज वो थी कि एडटेक बहुत ज्यादा था एंड डेफिनेटली वो जिस डोमेन को टारगेट कर रहे थे मुझे ज्यादा अच्छा लगा। वो K-12 को, लोकल बोर्ड्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो वो एक ज्यादा अच्छी फैक्टर लगी। डेफिनेटली उन्होंने उसके बाद 2 राउंड्स और रेस किए हैं, तो एक अच्छी बात है ही मेरे लिए तो हमेशा से। तो वो एक टाइम था जो मैंने पहले स्टार्टअप में किया। मैं 2 तरह से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ। एक जहाँ मुझे इंटरेस्ट है, जहाँ मैं लोगों के साथ काम करूंगा। ऐसे 7-8 स्टार्टअप है जिनके साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, डे टू डे बेसिस में रहता है। मोर देन मनी, मैंने उनको तो पैसे तो बहुत कम दिए और जो पर उनको काम करवाने का उनका रिसोर्स का पैसा मैंने बहुत बचाया। उस तरह से लोग अगर वो देखते हैं तो वो एक फैक्टर वहाँ इंक्रीज होता है। क्योंकि मैं अगर किसी को
2 लाख रुपए दूं बट उसके मैंने 20 लाख रुपए बचाए हैं, तो उसको ज्यादा फायदा उसमें है। कोई मुझसे 2 लाख रुपए लेके मुझसे 20 लाख रुपए ना बचाए तो उसको क्या ही फायदा है। तो उस तरह का अगर कोई देखता है तो ऐसे 6-7 स्टार्टअप्स हैं मैं जिनके साथ रेगुलर बेसिस में इंटरेक्ट करता हूँ, जहाँ मुझे इंटरेस्ट है, जो इंडस्ट्री में मुझे भी करना था, बट ऑब्वियसली मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगा। एक उस तरह के स्टार्टअप हो गए, और दूसरे तरह के स्टार्टअप हो गए जहां से मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, तो वहां पर स्टेज मतलब सीरीज ए, सीरीज बी, इस टाइप के राउंड्स में आई पार्टिसिपेट। तो इस तरह के 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है, व्हाट आई डू वेयर आई एम पर्सनली इन्वॉल्व, जहां पर मैं लोगों के साथ काम कर सकता हूँ, और सेकंड जहां पर मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में या 4 सालों में यहाँ से पैसे बन सकते हैं, तो दैट इज द अदर फैक्टर विच आई लुक अपॉन। क्योंकि वो अगर मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं पहले राउंड्स में अगर किसी के साथ इन्वेस्ट करता हूँ, it's 90% of the time it's where if a person is getting in touch with me on regular basis, जहाँ पे मैं उनके साथ अगर कोई काम है तो मुझे उस चीज में इन्वॉल्व करने का उसको रहे, उसको rather than money उसको ये लगे कि ये पर्सन मेरे लिए क्या काम आ सकता है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो मैंने फर्स्ट राउंड में किया वो इसी तरह के हैं, एंड उसी तरह से वो चीजें चलती आ रही हैं। तो इस तरह का अप्रोच मैं भी रखता हूँ, और इस तरह से मैं भी देखता हूँ कि सामने वाला फाउंडर क्या देख रहा है। इवन यू टॉक्ड अबाउट विद्याकुल, मतलब मैं फाउंडर्स को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं उनके एक इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, जैसे एक तो आप ही हो गए अपार्ट फ्रॉम इट ढोलकिया वेंचर्स जिन्होंने उसमें डाल फंड करा था, सो ही वाज आल्सो लाइक आई टॉक्ड विद द्रव्या सर, ही इज लाइक क्रेजी पर्सन, सो या ही इज आल्सो वन ऑफ देम। सो या दैट स्टार्टअप आई आल्सो लुक्ड अप टू, लाइक काफ़ी कुछ उन्होंने चीज़ें बिल्ड करी है, काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर आउट कर रहे हैं। सर अब ये मेरा क्वेश्चन कहाँ से ड्राइव होता है, सबसे ज़रूरी जानना ही होता है। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एंजल इन्वेस्टमेंट्स, नॉट दिस मंथ मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अक्टूबर में नहीं, मे बी लाइक इन नवंबर और दिसंबर, लेट नवंबर और दिसंबर। सो माई क्वेश्चन वॉज कि अगर मेरे को डालना है और चेक साइज अराउंड योर्स ओनली, सो हाउ थिंक आई शुड बी लुकिंग एट द स्टार्टअप? तो देखो अब ये पता, ये कंप्लीटली तुम्हारा अप्रोच रहेगा कि कैसे देख रहे हो स्टार्टअप्स को। अब जैसे मैंने अपना थीसिस बताया कि मुझे इस तरह के लोग पसंद है, मैं रादर देन स्टार्टअप फाउंडर पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ। मुझे फाउंडर पसंद आया है कि नहीं, वो बना क्या रहा है वो सेकेंडरी होता है। 3 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जिनका जो सिर्फ फाउंडर मेरे को जानता था, मैंने वो आके मुझे बोला, मैंने उसको बोला ये सेवल फंड, मैंने ये तक उससे पिच डेक भी नहीं मांगा था, ऐसा भी हुआ है। तो वो कम्प्लीटली आपका अप्रोच है कि आप किस तरह से देख रहे हो। अब आपको फॉर एग्जांपल ऐसे वाले स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करना है जो एक राउंड उठा चुका है और उसको सेकंड राउंड में इन्वेस्ट करना है, एक वो तरीका हो गया। एक आप जो बहुत ही अर्ली स्टेज पे कर रहे हो, या थर्ड आप सीरीज ए सीरीज बी में आ रहे हो या लेट स्टेज पे आ रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको उनके साथ काम करना है, या आपको उनके साथ और भी चीजें करनी है एक्सप्लोर, या फिर बिजनेस पर्सपेक्टिव में और कुछ काम करना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट आप सेलेक्ट करो, डिफरेंट धीरे धीरे जाओ। अब आप जैसे बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो तो ऑब्वियसली वहां पर 100% रिस्क तो ज्यादा है, तो कुछ रेज नहीं किया, जिनके नंबर्स नहीं है वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है। अगर वो रिस्क उठा सकते हो तो उस पे करो। सेकंड, आपको डाइवर्सिफाई करना है तो दोनों तरफ बांटो। उस तरह से आपको चेक करके करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगेन ये आपको खुद से ही बिल्ड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का थीसिस रखना है अपने लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हैं, 2 पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, अपना फैक्टर्स डिफाइन करके रखता है। सिमिलरली इसी वजह से जैसे अभी भी जो सीन है, अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ चीज़ें, स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जान रहा हूँ कि विच सेक्टर एक्साइट्स मी द मोस्ट काइंड ऑफ थिंग, वो वाली सारी चीज़ें। हाँ, दैट्स रियली कूल। सर अपार्ट फ्रॉम इट, अभी हमने बात करी कि एज एन किसी को, अगर मेरे को ही या फिर किसी को भी एज एन एंजल स्टार्ट करना हो तो उसे अपना सेक्टर बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा चीज़ें कहाँ लाया करती है, फिर उसको इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। ये तो पार्ट रहता है कि अगर मेरे को फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना है पहली चीज़, लेकिन व्हाट गोज आफ्टर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें जाती हैं। फाउंडर्स को लगता है कि फंडिंग लेना या फिर इज लाइक इन्वेस्टमेंट मिल जाना है इज अ मीन्स टू एन एंड, मतलब वो अंत आ गया, बस ख़त्म हो गई मौज, बल्ले बल्ले। बट एक्चुअल में चीज़ तो वहाँ से शुरू होती है। सो उसके बारे में, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं एक्चुअली, कैसे फाउंडर्स का रिस्पॉन्स होना चाहिए? मैंने ऐसा देखा नहीं है कि एक्चुअली कि वो कुछ जिसके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्ट करता हूँ, मैंने उनके साथ ये नहीं देखा है कि फंड होने के बाद लगता है कि उन चीजें खत्म। उनको ये लगता है कि अब चीजें स्टार्ट हुई है, और वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई होती है। आप जब रेस करते हो तो चीजें स्टार्ट होती है। आपके पास लोग हैं जिनको आप एड्रेसेबल हो, जिनको आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हो। उस तरह से आपका प्लानिंग चेंज हो जाती है।
आपको अपना मिशंस और गोल्स डिफाइन करने होते हैं कि 12 महीने में मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो मैंने इस तरह के फाउंडर्स को देखा है। डेफिनेटली उनको अपना चीजों को बांटना होता है कि उनको इस तरह के लोग चाहिए अपनी कंपनी में, इस तरह का ग्रोथ चाहिए और इस तरह के नंबर्स चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट वो अपनी नेक्स्ट फंडिंग रेज करेगी या फिर नहीं करेगी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो उस तरह से वो डिफाइन करते हैं। मैंने आज तक तो वही देखा है कि जितने कंपनी से मैं बात करता हूँ वो जैसे रेस करती है फिर वो अपना डिफाइन करती है कि उनको आगे क्या करना है, और वो छोड़ देना, बैठ जाना, आई हैव नॉट सीन इट। होता हुआ किसी के साथ आई डोंट नो, बट रेस करने के बाद एक्चुअल में गेम स्टार्ट होता है। डेफिनेटली उस तरह की लोग ही आगे जाके बड़ी कंपनीज बनाते हैं। दैट्स ट्रू। मतलब वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अचीवमेंट भी होती है, लेकिन हाँ इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग, वो चीज़ है। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अब सर जैसे कि हमने बात करी कि फाउंडर को इन्वेस्टमेंट भी मिल गई, सब हो गया, हमने एंजल इन्वेस्टमेंट भी डाल दी, ठीक है, हमने दोनों एस्पेक्ट कवर करे अभी तक जर्नी के फाउंडर्स वगैरह की। लेकिन एक चीज़ और है जो कि वीसी इंडस्ट्री में या स्टार्टअप इंडस्ट्री में चलती है, और आपने मेरे ख्याल से उसे अपोज करा है, ठीक है। सो यू फंडेड अ 16-year-old गाय। सो मतलब मैं उसे ग्रो वेंचर से जानता हूँ, वी जस्ट गॉट कनेक्टेड ओवर देन। सो हाउ लाइक, क्योंकि इंडस्ट्री में आप जानते हो प्रेस्टीज, कॉलेज, एक्सपीरियंस, समथिंग कुछ तो हो जिसके। सो आई नो ही हैज़ बिल्ड ग्रोथ वेंचर्स, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व देयर, पैशन है उसमें, बट हाउ डू यू रियलाइज दैट एज अ इन्वेस्टर एंड हाउ डू यू केम टू दैट, उसकी स्टोरी क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह से एनालाइज नहीं करता। मैं बोलता हूँ मुझे लोग पसंद आ जाते थे, चाहे वो 16 साल के हो या 60 साल के हो, वो अलग बात है। मुझे अगर कोई पर्सन पसंद आ गया तो मैं उस पर कर दूंगा। वो मुझे किस तरह की बात कर रहा है, उसको मुझे क्या चाहिए उससे, और मुझे क्या उस पर पोटेंशियल दिख रहा है, दैट इज वन थिंग विच आई ऑलवेज लुक फॉर। 16 साल का है कि कौन से कॉलेज से, कौन से शहर से, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, उससे क्या लेने देना है। पर्सन कैसा है, वो आपका एंड ऑफ द डे आपसे वो क्या चाहता है, आपसे वो क्या बातें कर रहा है, वो मैटर करता है। 10 लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे, 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ये देखने से सबसे ज्यादा बेटर होता है मेरे लिए कि वो इंसान कैसा है, आके मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, और मुझे उसको मुझसे क्या चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज होती है। बट यही एक थॉट प्रोसेस था मेरा। डेफिनेटली आज वो स्टार्टअप बहुत ही अच्छा कर रही है, एंड वो डेफिनेटली और भी अच्छा करेगी आगे आने टाइम पे। 1 साल में इतना अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली आने वाला 2-3 सालों में अच्छे ही होने वाला है। कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो डेफिनेटली जितना उसने किया है और जितना हमने किया है वो बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ द एज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड, एवरीथिंग। So that is one thing which I always talk about, and बस यही इतना ही है। हाँ, ये चीज़ मेरे को लगी, क्योंकि उसका मतलब जो सटीक का मैं चेकआउट भी कर रहा था, तो काफ़ी सारे उस पर बढ़िया स्टार्टअप्स भी आए थे। अभी इवन सटीक शायद रेज इट सेकंड राउंड ओवर देयर। सो या दे हैव लाइक कूल इन्वेस्टर्स ओवर देयर, इंक्लूडिंग युनलू के भी थे आई गेस ओवर देयर, एंड मोर पीपल ऑन द बोर्ड। सो या दैट्स रियली अमेजिंग दैट ही हैज़ डन। ये एक काइंड ऑफ वो हो सकता है, ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर यंग फाउंडर्स हु वांट टू स्टार्ट अप। सो या अपार्ट फ्रॉम इट सर, अब हमने तीनों चारों एस्पेक्ट कवर अप कर लिए मेजर, ठीक है। क्विक चीज़ें कुछ करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया था बूटस्ट्रैप को करते हो, लेकिन अगला स्टार्टअप आप अपना अगर बनाओगे तो यू लुक अप फॉर फंडिंग फॉर इट। सो ये अभी सोचा है, अभी हो तो रहा फंडिंग, तो अभी तक तो ये सोचा है कि ऑब्वियसली एक बूटस्ट्रैप हो गया तो अगला तो फंडिंग उठाने ही है। कब तक लोगों को फंडिंग करेंगे, तो एक तो ये तो चीज है, एक्सपीरियंस, तो ये मैंने सोचा है, अब देखो आगे क्या होता है। ठीक है, कूल। और हाँ ठीक है, आई frankly saying it was a fair conversation. Just one thing up, how do you see it like in the next 4-5 years? ये पता बीसी वाले क्वेश्चंस मत पूछो कि 4-5 साल बाद तुम अपनी कंपनी को क्या करोगे। मुझे कल नहीं पता है, मुझे कल नहीं पता क्या होने वाला है। मैं कल ऐप बंद करके बैठ जाऊं, मैं कल घर में बैठ जाऊं कंपनी बंद करके, मुझे कल का नहीं पता है। मैं कभी भी नहीं सोचता मुझे 4 साल बाद ये करना है, 4 साल बाद वो करना है, क्या ही करूंगा। अगर मैं सोच भी लिया, जरूरी नहीं है कि वैसा मौका मेरे साथ। मैं ये सोचता हूँ कि आने वाला टाइम जो अभी है, या फिर आने वाले 3 महीने या 4 महीने, मैं अपनी चीजों को कैसे रखना है मुझे। Be it working with others, be it working with my own company, or be it with investing or something, anything, कुछ भी हो, उसको मुझे कैसे रखना है कि मेरी लाइफ स्टेबल रहे। Because obviously in the end of the day, individual level को भी स्टेबल चाहिए। 4 साल बाद आप सोच रहे हो कि मैं पैसे बचा लेता हूँ, 4 साल बाद मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो उस तरह से तो सोच के तो मैं नहीं सोचता हूँ। डेफिनेटली हम इंडियंस वैसा सोचते हो कि आज पैसे बचाते, 4 साल बाद घर खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली वो एक अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग है।
मैं कभी भी इसका आंसर अभी तक आज तक किसी को नहीं दिया है कि हाउ वेयर डू यू सी पिक्सल आफ्टर 5 इयर्स और वेयर डू यू सी पिक्सल आफ्टर 6 इयर्स। not pixel like कुछ भी हो, चाहे पिक्सल हो चाहे भाई। अब जैसे ये क्वेश्चंस आए कहाँ से है? ये लोग जब जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पूछते हैं कि 4 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हो, और सेम क्वेश्चंस आजकल हम लोग अपने स्टार्टअप से पूछते हैं कि 4 साल बाद 5 साल बाद खुद को क्या देख रहे हो। लोगों को कल भी नहीं पता है, कल का नहीं पता कि क्या होने वाला है, और 4 साल बाद में कैसे बता दूं। मैं इसका आंसर कभी किसी को नहीं देता हूँ, भले उसे पसंद आए ना आए। मैं ये सोचता हूँ कि कल जो हो रहा है अच्छा हो जाए, आज जो हो रहा है अच्छा हो जाए, उसी में खुश हो। 4 साल बाद तो सोचा जाएगा कि क्या होने वाला है। चलेगा बढ़िया। So I guess sir it was fun interacting with you. I liked it. Hope audience also liked it. मेरे को काफी insights मिले, थोड़ा बहुत building a bootstrap companies we might get in detail in near future if we plan to do a second podcast, ठीक है, कभी future में। but the thing was कि काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली एंजल इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, थीसिस वगैरह के रिगार्डिंग, वरना अभी तक मैं किसी को अप्रोच करता था तो दे हैड देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, आई गॉट न्यू पर्सपेक्टिव्स, आई थॉट लाइक कि फाइंडिंग न्यू पर्सपेक्टिव इज व्हाट द थिंग इज। सो वो चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली, होपफुली ऑडियंस को भी सीखने को मिली हो। सो या इट वाज फॉर मी, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। Thank you so much and for inviting me and having this conversation.